जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी जीके का पार्ट सेकंड एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी के लिए। तो जो भी एमपी फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एमपी जीके को पढ़ने से पहले आप लोगों को एमपी जीके से रिलेटेड 4 फैक्ट, एमपी जीके के मैप से रिलेटेड 4 फैक्ट याद होना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो आपका आंसर होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली है। और इससे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वह है आप लोगों का मुरैना। और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। ये चारों के चारों क्वेश्चन आप लोगों से एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे और आने वाली एग्जाम्स में भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए हम एमपी जीके का पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करा दिए गए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिया है, विंध्याचल ताप परियोजना निम्न में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है विंध्याचल ताप परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है विंध्याचल ताप परियोजना। अब बात कर ली जाए कि विंध्याचल ताप परियोजना कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल ताप परियोजना स्थित है। और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में चलने वाला यह विंध्याचल ताप परियोजना कोयले से चलता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और सिंगरौली जो है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अभी मैंने आप लोगों को मैप में बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो आपने कहा आंसर सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। और यह जो विंध्याचल ताप परियोजना है, इसका जो प्रबंधन है वह एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और यह वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है। भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत ग्रह है जो कि कोयले से चलता है। और यहां पर याद रखना कि ये कहां है? सिंगरौली में। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला भी है। तो इस क्वेश्चन से ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बीहड़ नदी पर। चचाई जलप्रपात रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 130 मीटर। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है बहुती जलप्रपात। और जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 198 मीटर। यह भी आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा बीहड़ नदी पर, रीवा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 130 मीटर और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जलप्रपात की बात की जाए तो वह है बहुती जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 198 मीटर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा गया आपसे? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, तवा नदी के किनारे। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में तवा नदी के किनारे स्थित है। तो पहला तो आपको याद होना चाहिए कि पचमढ़ी किस जिले में है, तो आपका आंसर होगा होशंगाबाद जिले में। और इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में भी जाना जाता है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है।
और पचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए तब भी आपका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे पचमढ़ी होगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर 3 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इसे सतपुड़ा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। सतपुड़ा की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और पचमढ़ी में ही मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ भी स्थित है। क्या कौन सी स्थित है? धूपगढ़ पचमढ़ी में सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। और यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ऊंचाई कितनी है दोस्तों इसकी? 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पचमढ़ी से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी होने का गौरव प्राप्त है। और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि पचमढ़ी है। सतपुड़ा की राजधानी किसे कहा जाता है क्वेश्चन पूछा जाए तब भी आपका आंसर होगा पचमढ़ी। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस स्थान पर स्थित है? तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी या मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पूछा गया है, मध्य प्रदेश में चावल का अधिकांश उत्पादन निम्नलिखित किस प्रकार का मृदा क्षेत्र में होता है? तो यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन किस प्रकार की मृदा क्षेत्र में होता है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, लाल और पीली मृदा और दोमट मृदा में। मध्य प्रदेश में चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन है वह लाल और पीली मिट्टी और दोमट मिट्टी में होता है। मध्य प्रदेश में चावल का जो सर्वाधिक अग्रणी उत्पादक जिला है वह कौन सा है? बालाघाट है। वह कौन सा है? बालाघाट है। यह याद रखना है, मध्य प्रदेश का चावल उत्पादन में अग्रणी जिला बालाघाट है। और बालाघाट का मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वह कौन सा है, लिंगानुपात वाला जिला, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बालाघाट होगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। और मध्य प्रदेश में चावल उत्पादन में भी अग्रणी जो जिला है वह कौन सा है? बालाघाट ही है। और मध्य प्रदेश में जो चावल का मृदा क्षेत्र वह कौन सी मिट्टी में बोया जाता है? चावल को लाल पीली दोमट मृदा में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहां पर पूछा गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम कहां पर आयोजित होता है? तो यह जो क्वेश्चन है यह आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था। इज्तिमा नामक जो वार्षिक समागम है मध्य प्रदेश में कहां आयोजित किया जाता है? आंसर होगा प्रदेश की राजधानी भोपाल में इज्तिमा नामक वार्षिक समागम का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। और यहां से विश्व भर से जो नागरिक हैं इसमें शामिल होते हैं। विश्व भर के नागरिक इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य में पॉटरी उद्योग कहां स्थित है? यहां पर यह मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो यहां पर यह है पॉटरी उद्योग। मध्य प्रदेश में पॉटरी उद्योग कहां स्थापित किया गया है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में पॉटरी उद्योग ग्वालियर में स्थापित किया गया है। और आप लोगों को एक क्वेश्चन और याद रखना है कि भारत का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना, ग्वालियर से एक चीज और याद रखना है, भारत का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग बनाने का जो कारखाना है, रेलवे स्प्रिंग कारखाना, यह कहां स्थित है? तो यह ग्वालियर के सिथौली में स्थित है। कहां स्थित है? ग्वालियर के सिथौली में स्थित है। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहां है? तो यह आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया था। एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे स्प्रिंग बनाने का एकमात्र कारखाना कहां है? तो आपका आंसर होगा ग्वालियर में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल अंतरराष्ट्रीय वायु सेवा से जुड़ा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, भोपाल।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2 हवाई अड्डे हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सेवाओं से जुड़े हुए हैं और इन दोनों हवाई अड्डों का नाम है, एक का नाम है इंदौर जिसे मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर यह हवाई अड्डा है, और दूसरा प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हवाई अड्डा है यह भी अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं से जुड़ा हुआ है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में 2 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछा गया है महाजनपद युग में उज्जैन निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है महाजनपद युग के दौरान उज्जैन किसकी राजधानी थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, अवंती की राजधानी थी। महाजनपद काल में टोटल कितनी महाजनपदें थी। तो 16 महाजनपदें थी। टोटल कुल कितनी महाजनपदें थी, 16 महाजनपदें थी, जिनमें से चेदी और अवंती जो महाजनपदें थी या जो जनपद थी चेदी और अवंती, इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शामिल था। जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वह किसके अंतर्गत शामिल था, अवंती और चेदी महाजनपदों के अंतर्गत शामिल था। तो अवंती की जो राजधानी थी वह क्या थी, उज्जैन थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य किस जिले का है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो भगोरिया नृत्य है दोस्तों वह किस जिले का है। तो आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य जो है यह झाबुआ जिले से संबंधित है। भगोरिया नृत्य किससे संबंधित है, झाबुआ जिले से। और भगोरिया नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश की भील जनजाति से है। किससे है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति से है। और यह जो भील है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, और जिसी का एक पर्व है भगोरिया नृत्य। और भगोरिया एक त्योहार भी है जो कि एक प्रकार का प्रणय पर्व है। इस जनजाति में जो विवाह होते हैं वह एक त्योहार है भगोरिया प्रणय पर्व। और यहाँ पर भगोरिया नृत्य पूछा जाए तो यह भील जनजाति से संबंधित है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है प्राचीन काल में महाविद्यालय महामलिस्तान का नाम कौन सा स्थल प्रसिद्ध था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया है प्राचीन काल में महामलिस्तान के नाम से कौन सा प्राचीन स्थल प्रसिद्ध था, यह आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, विदिशा। प्राचीन काल में महामलिस्तान या फिर हम इसे कह सकते हैं भेलसा, क्या नाम बोल सकते हैं, भेलसा या बेसनगर, इन नामों से भी विख्यात था आपका विदिशा। विदिशा जो है प्राचीन काल में महामलिस्तान या फिर इसे जब राजाओं का काल आया तो मध्यकाल में भेलसा या बेसनगर के नाम से भी फेमस था। तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विधिवत पंचायती राज किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज जो है किस तिथि को प्रारंभ हुआ था। तो यहां पर इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 20 अगस्त 1994 को मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। तो यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर क्या होगा, हमारा मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारत में पंचायती राज का जो जनक है वो किसे माना जाता है। क्या कहा जा सकता है, पंचायती राज का जनक, पंचायती राज का जनक। अभी तो अगर यहाँ पूछा जाएगा कि पंचायती राज किस समिति के कहने पर लागू किया गया था तो आपका आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति के सुझाए गए नियमों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन पूछा जाए कि पंचायती राज का जनक भारत में किसे माना जाता है तो आपने नाम सुना होगा आप लोगों के लॉर्ड रिपन का। किसका नाम सुना होगा, लॉर्ड रिपन का। अंग्रेजी शासक जो था, अंग्रेजी जो
लॉर्ड गवर्नर थे उनमें लॉर्ड रिपन, जिसने स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था शुरू की थी। किसकी व्यवस्था शुरू की थी? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था शुरू की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था शुरू की गई थी और इसी तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था। तो भारत में पंचायती राज का जनक पूछा जाए और आपको गवर्नर्स के नाम दे दिए जाएं तो आपका आंसर लॉर्ड रिपन होगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चले कि कहां से आया ये। तो गवर्नर्स के नाम जब आपको दिए जाएंगे ऑप्शंस में तो आपका आंसर क्या होगा? लॉर्ड रिपन, क्योंकि इसी ने सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की थी। और अगर बात कर ली जाए कि वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था कहां से आई, तो बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में 20 अगस्त 1994 को पंचायती राज व्यवस्था को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया तो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से पूछा गया है लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पूछा गया है लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मध्य प्रदेश में कहां है? तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ग्वालियर में। लक्ष्मीबाई 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई के जो मूल नाम था वह क्या था? तो मणिकर्णिका। इनका मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। और इन्हें सब प्यार से मनु कहकर भी बुलाते थे। यह भी आपको याद रखना है। इनका विवाह किससे हुआ था? तो झांसी के महाराज गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ था। लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में नगदी फसल है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एक मध्य प्रदेश में नगदी फसल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, मूंगफली जो है यह मध्य प्रदेश में नगदी फसल का उदाहरण है। आपको अच्छे से याद रखना है, मूंगफली जो है यह एक तिलहनी फसल है। तिलहनी फसल है और यह खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसल है। मूंगफली उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान गुजरात राज्य का है। यह आपको याद रखना है, फर्स्ट स्थान किसका है? तो गुजरात राज्य का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से क्या पूछा गया है? तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है रायसेन जिले में निम्नलिखित में से किस नहर के द्वारा सिंचाई होती है? किस नहर से सिंचाई होती है? आप लोगों से यह क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, हलाली नहर से। रायसेन जिले में हलाली नहर से सिंचाई होती है। अब यह हलाली नहर कहां से निकलती है? तो यह बेतवा नदी से निकलती है। यह आपको याद रखना है, हलाली नहर बेतवा नदी से निकलती है और इससे 2 जिलों, एक तो विदिशा और दूसरा रायसेन जिले में सिंचाई होती है। बेतवा नदी की बात कर ली जाए तो बेतवा नदी जो है इसे प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है अकबर महान की दरबार की प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? अकबर महान के दरबार में 9 रत्नों में से जो एक थे तानसेन, इनका मकबरा कहां स्थित है? तब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। यह आप लोगों से पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देकर कि निम्न में से संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा तानसेन का। तानसेन का जो मूल नाम था वह रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। और इनका जो जन्म है वह ग्वालियर में हुआ था, यह आपको याद रखना है। रामतनु पांडे इनका मूल नाम था। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनका मकबरा जो है या हम समाधि स्थल भी कह सकते हैं ग्वालियर में स्थित है और इनके समाधि स्थल के निकट ही प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन भी किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? ग्वालियर में, तानसेन के मकबरे के निकट। इनका मूल नाम रामतनु पांडे, इन्हें संगीत सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं मियां का मल्हार, दीप राग, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कर्क रेखा को जमीन पर कहां पर वैज्ञानिकों ने उकेरा है? कर्क रेखा को कहां पर जमीन पर वैज्ञानिकों ने उकेरा है? तो चलिए ये आप लोगों से क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में काल्पनिक कर्क रेखा को
वैज्ञानिकों ने उकेरा है। और यह जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है पूछा जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह आप लोगों को इससे रिलेटेड दोनों फैक्ट याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश की 14 जिलों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 17 काफी सरल, अब तक आंसर आप लोग कर भी चुके होंगे। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सियाला। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला और वर्षा ऋतु को चौमासा और ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। ये तीनों ही आपको याद होना चाहिए, कोई सा भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल में आप लोगों को एमपी जीके के 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोगों की एमपी जीके की फुल प्रिपरेशन हो पाएगी। क्योंकि इसी पीडीएफ फाइल से आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में जितने भी एमपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए वह सभी इसी पीडीएफ से आए थे। तो आने वाली एग्जाम ग्रुप 2, ग्रुप 4 एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट, एमपी पटवारी, एमपी एसआई एग्जाम में भी एमपी जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो इसी बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस पीडीएफ फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है। यहां पर यह आप लोगों से पूछा गया है। कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान, तुलसी सम्मान। तो कौन सा अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है या फिर यह सभी दिए जाते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी के सभी अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और इन सभी अवार्डों की जो पुरस्कार राशि है वह क्या है, इसकी भी 2 लाख रुपए है। इसकी भी 2 लाख रुपए, कालिदास सम्मान की भी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए, तानसेन सम्मान की पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है और तुलसी सम्मान की राशि भी 2 लाख रुपए है। मध्य प्रदेश का जो सबसे हेवी सम्मान बोल सकते हैं हम, सबसे महंगा सम्मान है वह है 10 लाख रुपए प्राइस का, और जो है महात्मा गांधी सम्मान। कौन सा है, महात्मा गांधी सम्मान मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है, 10 लाख रुपए होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का, यहां पर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रमुख कपास उत्पादन वाला क्षेत्र है पश्चिमी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन की बात कर ली जाए तो कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी होती है। और मध्य प्रदेश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी क्षेत्र में होता है। अब पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले यहाँ पर शामिल है, तो आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास का जो उत्पादन है वह निमाड़ क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, निमाड़ क्षेत्र में होता है। और निमाड़ क्षेत्र में शामिल जिलों खरगोन और खंडवा को अत्यधिक कपास उत्पादन के कारण सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास उत्पादन क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, जिसमें निमाड़ क्षेत्र शामिल है। और निमाड़ में खरगोन और खंडवा जिलों को सुनहरे जिलों के नाम से भी जाना जाता है अत्यधिक कपास उत्पादन के कारण। कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास उत्पादन में अगर प्रथम, पूरे भारत में प्रथम बात कर ली जाए कि कौन सा राज्य है, तब आपका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश विधानसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश विधानसभा का जो अधिवेशन है वह कौन बुलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का जो अधिवेशन है वह राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और यह जो राज्यपाल होता है यह
उस राज्य का प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक तो उस राज्य का राज्यपाल होता है। जैसे कि हमारे भारत की बात कर ली जाए तो हमारे देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। वैसे ही राज्यों में किसी राज्य का प्रथम नागरिक उस राज्य का राज्यपाल होता है। अनुच्छेद 153 के अनुसार क्या होता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, या यहाँ पर इसका अनुबंध किया गया है। तो देखिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की बात कर ली जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास प्रखंडों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंडों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जनजातीय विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी 89। और टोटल विकास खंडों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने विकास खंड है? 313 विकास खंड है और नाभासी जनजातीय विकास खंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी और इंग्लिश, इन सभी का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी एसआई एग्जाम, एमपी पटवारी एग्जाम और साथ ही साथ आपको एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016, 17 और 2022 इन सभी पेपर्स के फुल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आप लोग को पता चलेगा कि किस प्रकार से एमपी गवर्नमेंट के द्वारा, व्यापम के द्वारा एग्जाम आप लोगों का लिया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य में मवेशियों के लिए चारा बनाने का जो संयंत्र है वह कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है धार में। मध्य प्रदेश राज्य में मवेशियों के लिए चारा बनाने का जो संयंत्र है वह धार में स्थापित किया गया है। धार जिला काफी फेमस है मांडू के लिए, तो मांडू के बारे में आने वाले क्वेश्चंस में हम जरूर जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोगों से पूछा गया है तात्या टोपे, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ी सी प्रिंटिंग में, तात्या टोपे नाम है इनका। तात्या टोपे को फांसी किस स्थान पर दी गई थी? तो यह क्वेश्चन आप लोगों से कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी में। तात्या टोपे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें शिवपुरी में फांसी दी गई थी। अब यह बात कर ली जाए कि तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों किसने पकड़वाया था, तो आपका आंसर होगा नरवर के शासक मानसिंह ने। नरवर के शासक मानसिंह ने तात्या टोपे के साथ धोखा देकर इन्हें धोखे से अंग्रेजी हुकूमत के हाथों पकड़वाया था, अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था। मानसिंह जिन्हें तात्या टोपे अपना दोस्त मानते थे, इन्हीं के यहाँ पर यह विश्राम कर रहे थे, लेकिन जब तात्या टोपे सोए थे उसी दौरान, विश्राम करने के दौरान ही मानसिंह ने अंग्रेजों को बुलाकर तात्या टोपे को बंदी बनवा दिया था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तात्या टोपे को धोखे से किसने अंग्रेजों के हाथों पकड़ाया था, तो आपका आंसर होगा नरवर शासक मानसिंह ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्हें कहां दी गई थी, आप लोगों को याद रखना है, तात्या टोपे को फांसी तो शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे का अगर मूल नाम पूछ लिया जाए तो आप लोगों को याद होना चाहिए रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका मूल नाम था। यह भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 24 में मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए सुश्री सरला ग्रेवाल। सुश्री सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री कौन थी, तब आपका आंसर होगा सुश्री उमा भारती।
उमा भारती जो है यह मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं, पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यहां तो हमने मध्य प्रदेश की पढ़ लिया, लेकिन पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, तब आपका आंसर क्या होगा? तो अब आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और यह किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25, हलाली नहर किस नदी से निकाली गई है? यदि आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो अब तक इसका आंसर आप लोग कर पाए होंगे, क्योंकि वीडियो में ही मैंने आप लोगों को पहले के क्वेश्चन में बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी से। हलाली नहर बेतवा नदी से निकाली गई है और यह नहर जो है दो जिलों को, मध्य प्रदेश के दो जिलों को सिंचित करती है। पहला है विदिशा और दूसरा है रायसेन। इन दोनों ही जिलों को हलाली नहर सिंचित करती कहां से निकाली गई है? तो बेतवा नदी से निकाली गई है। बेतवा नदी की बात कर ली जाए तो बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। तो प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी को कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा, यह आपको याद रखना है। और किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो विदिशा और रायसेन जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां आप लोगों से क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के सबसे निकट है? तो यहां पर चार ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया है इनमें से कौन सा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकट है भारतीय मानक समय के? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीवा जो है यह भारतीय मानक समय के निकट मध्य प्रदेश का एक जिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारतीय मानक समय, जो भारत का मानक समय है, वह कहां से लिया गया है? तब आपका आंसर होगा इलाहाबाद के निकट नैनी से लिया गया है। यहां पर पूछा गया है निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा को। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तब आपका होगा नर्मदा नदी। क्या पूछा जाए? पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, आपको याद होना चाहिए। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को, जिसका उद्गम कुमरा गांव रायसेन से हुआ है, और पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को, जिसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान बालाघाट में स्थित है। बालाघाट मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यदि आप लोगों से पूछा जाए मध्य प्रदेश में तो वह है बालाघाट। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक या बोले हम अग्रणी चावल उत्पादक जिला कौन सा है? वह भी बालाघाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया है प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला जिले में है कब बनाया गया? तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में। और यह क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है इसे कब स्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है वर्ष 1955 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ली जाए तो यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है,
जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और इसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसे भी आप लोगों को याद रखना है, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कान्हा टाइगर रिजर्व, या बोल दें कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया, तो आपका आंसर होगा वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यह पूरे भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने 2017 में अपना शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा को लॉन्च किया था। अपना शुभंकर लॉन्च करने वाला भारत का पहला जो आप लोगों से राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो वह है 2017 में इसने अपना पहला, भारत का पहला शुभंकर लॉन्च करने वाला यह राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर किसे लॉन्च किया था, भूर सिंह द बारासिंगा को। भूर सिंह द बारासिंगा, यह इसका क्या है, शुभंकर है। तो यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है इसके बारे में। और इससे निकलने वाली नदियों के बात की जाए तो इससे दो नदियां बहती हैं जिनका नाम है बंजर और सुपर्णा। बंजर और सुपर्णा नदियां इसमें से होकर बहती हैं, यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी कारखाना बरलाई है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ये कहाँ स्थित है, किस जिले में है, ये आपसे पूछा गया है। तो वर्तमान स्थिति की बात कर ली जाए तो वर्तमान स्थिति में इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सीहोर था। यहां पर जो दिए हैं ऑप्शन सीहोर, लेकिन वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो कुछ बुक में इसका आंसर इंदौर भी देता है। तो अभी यह क्लियर नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में सीहोर देखने को मिलता है तो आप आंसर सीहोर करेंगे, इंदौर देखने को मिलता है तो आंसर इंदौर करेंगे। वैसे जहां तक मैंने पढ़ा है तो इसका जो राइट आंसर है, चीनी कारखाना बरलाई सीहोर में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर यह हुए हमारे जो 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन थे, हमने एमपीजीके के आप लोगों के लिए लाए थे एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। क्विज में हमने आप लोगों से क्या पूछा है, तो आप देखेंगे क्विज में आप लोगों से पूछा गया है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पठार का हिस्सा है। यदि आपने हमारा पार्ट 1 देखा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आप हमारे एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।